नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, जिसमें कि हमको ये देखना था कि जो स्पॉटिंग एरर या फिर एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक रहता है इंग्लिश में, तो उसको कैसे करना है, कैसे हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में जो एरर जो हमको ढूंढना रहता है या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको किस प्रकार से करना है। तो उन सवालों को करने के लिए आपको अंग्रेजी ग्रामर के या फिर इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स को जानने की आवश्यकता होती है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इससे पहले इसी टॉपिक पर हमने डिस्कस कर रखा है नाउन एंड प्रोनाउन को, और ये जो है इस सीरीज की तीसरी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ब के वो इम्पॉर्टेंट रूल जो कि एरर डिटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें 25 सवाल आते हैं। साथ ही साथ एसएससी हो जाए, चाहे यूपीएससी सीडीएस हो जाए, जिसमें कि वो सभी एग्ज़ाम जिनमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो सभी एग्ज़ाम्स में स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स से एक ना एक सवाल तो ज़रूर ही आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है और या फिर अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर कम से कम मान के चलिए 10 से 20 सवाल आ जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस में होता है। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्पेलिंग एरर, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता ना हो, और वहाँ पर मैं फ्री पीडीएफ टेस्ट सीरीज वगैरह भी शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया है। देखिए, आज दीपावली है और आप सभी को हैप्पी दिवाली। लेकिन क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इस वजह से मैं थोड़ा अपने टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए ये जो है वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन को भी दबाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। तो जो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर नंबर का, थर्ड पर्सन में कौन आते हैं, ही, सी और इट, ठीक है। तो जब भी हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ये रूल मैंने और भी कई बार डिस्कस कर रखी है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वर्ब का ही पार्ट है, इस वजह से मैंने जो है इसको भी इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। जो रूल 2 है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, सेंटेंस नहीं बनता, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में इन वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता, जैसे कि सी, स्मेल, फील, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, थिंक, अग्री, बिलीव, कंसीडर, रिमेंबर, होप, अंडरस्टैंड, माइंड, सपोज, हेट, लव, नो, हैव, वांट, फॉरगिव, कीप, प्रिवेंट, इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। देखिए, ये जो है ये आम तौर पे स्पेशल केसेस में यूज होता है कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस में यूज ना होने का मतलब ये हो गया कि इनका जीरंड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जाता, लेकिन स्पेशल केसेस में बनाया जाता है। उसका भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे एक पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि ही इज हैविंग अ टेलीफोन कनेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हैव है, तो हैव को हमको कभी भी जीरेंड नहीं बनाना है, यहाँ देख सकते हैं आप। और देखिए, ये थोड़ा सा सुपरफिशियल टाइप का भी लग रहा है, ऐसा टाइप का लग रहा है कि इस हैव की ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम और क्या लिख सकते हैं इसको, ही हैज अ टेलीफोन कनेक्शन, ये सही सेंटेंस है। इसी प्रकार से द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, ये गलत है। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, इस तरीके से हमको लिखना है। देखिए, हम यदि इसको
सेंटेंस को अगर स्मेलिंग से यूज करना है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आई एम स्मेलिंग, कि मैं फूल को सूंघ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फ्लावर अगर अच्छी सुगंध दे रहा है तो उसमें जो है स्मेलिंग का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, कब जो है हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये स्पेशल केस है और ये भी स्पेशल केस था। जैसे कि आप देखिए, द मैनेजर इज सीइंग योर एप्लीकेशन, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे सीइंग का मतलब देखने से नहीं है, सीइंग का मतलब यहाँ से है एग्जामिनेशन से, मतलब कि जांच करने से, कि मैनेजर जो है आपके एप्लीकेशन की जांच कर रहा है। चलिए आगे बात करें। जो रूल नंबर 3 है वो ये कहता है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें कि हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं, तो ये ऐसे एक्शन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में शुरू किए गए थे और वो अभी भी चल रहे हैं या फिर जस्ट अभी ये फिनिश हुए हैं। जब आप किसी को बता रहे हैं उस समय तक चल रहे हैं या फिर जस्ट आपके बताने के समय ही जस्ट फिनिश्ड हुए हैं। और एक एग्जांपल ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ पे करना है। तो जो फॉर का यूज होता है वो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि 2 दिन, 10 दिन, बहुत समय के लिए 2 महीने, 4 हफ्ते, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम को डिनोट नहीं करता है। फॉर एक ड्यूरेशन को डिनोट करता है, एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है। वहीं अगर सिंस की बात करें तो सिंस जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1996, सिंस 1996, या फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 AM, सिंस 4:30, सिंस लास्ट वीक, मतलब पर्टिकुलर टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को जब हमको यूज करना होगा तो सिंस का यूज करेंगे, और जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। आई नो हिम सिंस 1986, ये गलत है। क्यों गलत है? कि देखिए यहाँ पे ये सिंस का यूज हुआ है और इसको इस प्रकार लिखना चाहिए, आई हैव नो हिम सिंस 1986। इसी प्रकार से अवर टीचर इज सिक फॉर लास्ट 2 days, ये भी गलत है। देखिए फॉर आया, टाइम पीरियड आया, तो इसको लिखेंगे आवर टीचर हैज बीन सिक फॉर लास्ट 2 days, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे बात करें, जो रूल 4 है वो ये कहता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका इस्तेमाल हम कभी भी ऐसे एडवर्ब के साथ नहीं करेंगे जो कि भूतकाल के समय को इंडिकेट कर रहा है। किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसकी जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब एडवर्ब आए जो कि पास्ट टाइम को बता रहा हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई हैव सीन अ फिल्म लास्ट नाइट, देखिए पास्ट टाइम को बता रहा है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो ये गलत है क्योंकि अभी हमने बात किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ना करके सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हैव आया, हैव किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है, उसी का ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसे हम लिखेंगे आई सॉ अ फिल्म लास्ट नाइट। ये देख रहे हैं वर्ब का सी का सेकेंड फॉर्म है, तो जहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म का यूज होता है वर्ब के और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो वही बात बोला मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ लेफ्ट फॉर लखनऊ लास्ट वीक, ये भी गलत है। इसको हमको लिखना है ही लेफ्ट फॉर लखनऊ लास्ट वीक। चलिए आगे बात करें। रूल 5 ये कहता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे किसके लिए? ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुए थे, शुरू कब हुए थे? पास्ट में, और प्रेजेंट में भी वो अभी चल ही रहे हैं, स्टिल कंटिन्यू हैं, तो उनके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। आई एम रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे एम रीडिंग, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये गलत क्यों है? गलत इसलिए, देखिए मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब कि पास्ट टाइम से ही बुक को पढ़ रहा हूँ और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ उस किताब को। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एम का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ना करके हमको करना होगा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज बीन एंड हैड बीन, ओ सॉरी हैव बीन। क्या होता है? हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। हैड बीन जो होता है वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर दूँ, स्क्रीन को अच्छे से समझते हैं हम। तो ये जो एम रीडिंग है इसकी जगह पे होगा हैव बीन रीडिंग, तो ये हमारा सही हो जाए। देखिए यहाँ पे सिंस का भी यूज हुआ है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, क्योंकि सिंस और फॉर जहाँ आ जाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही आधार पे हम उस सेंटेंस को लिखेंगे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंग्लिश क्लासेस फॉर द लास्ट 1 मंथ। वो भी इंग्लिश के क्लास को जा रहे हैं। कब से जा रहे हैं? लास्ट 1 मंथ से। तो यहाँ पे भी देखिए फॉर भी आ गया, एक टाइम ड्यूरेशन भी आ गया, लेकिन ये किस में आ है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये गलत है। इसको करना हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आर की जगह क्या हो जाएगा? हैव बीन। देखिए यहाँ पे हैव बीन का यूज करेंगे और हमारा जो सेंटेंस है ये सही हो जाएगा। आगे बात करें तो आगे जो रूल है वो कहता है, रूल नंबर 6 की जब भी कोई पास्ट एक्शन, पहला एक्शन जो है वो तुरंत ही, जैसे हमने एक काम किया, एक काम के जस्ट बाद हमने दूसरा काम शुरू कर दिया, तो हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट ही रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों ही जो क्लॉज हैं सेंटेंस के वो सिंपल पास्ट में ही रखें। जैसे व्हेन ही ओपनड द गेट दे केम इन। देखिए ही ओपनड, ये क्या है? ओपनड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और केम भी क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में किसको बताता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बताता है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस को बताता है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आगे बात करें तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि जब पहला एक्शन, हमारा जो पहला जो कार्य है वो दूसरे कार्य के शुरू करने से पहले ही कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पहले जो हमने काम को समाप्त किया, और दूसरे काम के लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे क्या था? दोनों ही एक्शन जस्ट खत्म हुआ पहला एक्शन, और वहीं पे हमने दूसरे एक्शन को दूसरा एक्शन हमारा शुरू हो गया, तो दोनों ही सेंटेंस हमने सिंपल पास्ट में रखा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहला एक्शन कंप्लीट हुए, थोड़ा टाइम हो गया, और उसके बाद हमने दूसरा एक्शन शुरू किया, तो वहाँ पे जो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होगा पास्ट परफेक्ट प्लस दूसरा क्या होगा? सिंपल पास्ट। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे क्या था? यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ही सिंपल पास्ट में थे, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो किसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे? जो पहला जो एक्शन रहेगा, पहले एक्शन के लिए, फर्स्ट एक्शन के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और जो सेकेंड एक्शन है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। इतना याद रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की, मरीज की मृत्यु हो गई। तो पहले क्या हुआ? पहले जो है मरीज की मृत्यु हुई, तो ये जो द पेशेंट हैड डाइड, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये रहेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड आ गया, और हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गया? हैड आ गया। और जो दूसरा जो कार्य है वो कौन सा है? डॉक्टर के आने का। तो अराइव क्या हो गया? अराइव हमारा, अराइव का सेकेंड फॉर्म होता है अराइव्ड, तो ये किस में हो गया? ये हो गया सिंपल पास्ट में, और ये वाला सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बात करें, देखिए सिंपल तौर पे ये जो रूल नंबर 8 ये कहता है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, किसके लिए? निगेटिव सेंटेंस के लिए, मतलब जिसमें नॉट का यूज हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन टैग रहेगा, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है क्वेश्चन टैग का, वो क्या रहेगा? अफर्मेटिव रहेगा। एग्जाम्पल से देखिए, सी डिड नॉट लाइक दैट बुक, डिडंट सी। तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट आ गया, तो यहाँ पे डिड नॉट की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखना था हमको? डिड सी। क्या लिखेंगे? डिड सी क्वेश्चन टैग में। तो देखिए यहाँ पे डिड सी लिखा और सही हो गया। इसी प्रकार से हैव नॉट टोल्ड, अब यहाँ पे भी हैव नॉट नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था हैव दे हैव नॉट टोल्ड हिम द न्यूज, हैव नॉट दे, तो हैव नॉट नहीं लिखेंगे, हैव दे। और हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए।
2 मिनट दीजिए। देखिए, शी डिड लाइक डैट बुक, अगर ये रहता मेरा सेंटेंस, नॉट नहीं रहता, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग रहता वो रहता है डिडंट सी, और ये सही रहता क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉट आ जाएगा तो यहाँ का वाला जो नॉट है इसको हटा देंगे, तब हमारा सेंटेंस जो है सही होगा। रूल नंबर 9 क्या कहता है, तो ये देखिए, तो वही जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन टैग का वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, इज ही ये गलत है, इजंट ही होना चाहिए था क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है तो ये निगेटिव रहेगा। अगर ये निगेटिव रहेगा तो ये निगेटिव नहीं रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। लेट्स प्ले फॉर सम टाइम, शैल वी। अब देखिए यहाँ पे ये जो नियम है ये फॉलो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जो है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये सही है। इस प्रकार के भी सेंटेंस आते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। ही वर्क्स हार्ड, डज ही, ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही वर्क्स हार्ड डजंट ही, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, नॉट आना चाहिए था, डजंट ही। ठीक है, तब ये सही हो जाता। चलिए आगे बात करें। रूल नंबर 10 ये कहता है कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा उसका भी वर्ब किस में रहेगा, पास्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, और इसको बस ध्यान देना, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये किस में है, पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में रहता तो से होना चाहिए था, से ना होके सेड हुआ है। इसी प्रकार से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस में है, वो पास्ट में ना होके फ्यूचर में। देखिए ही विल पास द एग्जामिनेशन, इस विल को हम बदल देंगे किस में, वुड में, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाए। इसी प्रकार से देखिए टोल्ड आया पास्ट टेंस, दे हैव नहीं होगा, दे हैड होगा, क्योंकि ये भी क्या होना चाहिए, ये भी पास्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, हैड आ जाएगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बात करें। देखिए एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो है ये जो पूरे सेंटेंस थे ये थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ठीक है, तो यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको क्लियर करने के लिए आप मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो को जाके देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंसेस को कन्वर्ट किस प्रकार से हम करते हैं। जैसे कि जो अगला जो नियम है रूल नंबर 11, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही नियम है। वो ये कहता है कि जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज बताता है किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को पास्ट टेंस में, तो जो मेन क्लॉज है वो जो है प्रेजेंट टेंस में रह सकता है। देखिए एक चीज़ गलती हो गई मुझसे, मैंने उल्टा बता दिया है। यहाँ पे जो मेन क्लॉज है ये वाला है। ठीक है, ठीक इस प्रकार यहाँ पे भी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने बोलते समय गलती कर दी थी। चलिए आगे बात करें। तो जैसे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आएगा तो ओवरऑल ये है कि हमको सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये नियम फॉलो किया जाता है। जैसे ही सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, ये रोज नहीं होगा क्योंकि सन हमेशा, सूर्य हमेशा पूरब से ही उगता है, और ये जो है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो राइज का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। हैबिचुअल फैक्ट को भी अगर बताएगा तब भी जो है प्रेजेंट में ही लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें। रूल नंबर 12 क्या कहता है, देखिए अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है हमारा जो कि क्या बताता है, इम्प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, तो उस वक्त जो प्रेजेंट, इम्प्रोबेबिलिटी किस वक्त में, प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो जो सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करेंगे किसके लिए, इफ क्लॉज के लिए। इफ क्लॉज कौन वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज, ये इतना वाला। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, इफ क्लॉज के लिए। और आगे बात करें जो मेन क्लॉज है वो रहेगा हमारा प्रेजेंट कंडीशनल टेंस, जो कि प्रेजेंट कंडीशनल का समझेंगे जहाँ पे वुड या शुड का यूज होता है, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, इफ़ आई एम द प्रिंसिपल आई वुड पनिश हिम, सॉरी। तो हमने अभी बात करा कि ये क्या है, इम्प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान काल में, कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं उसको पनिश करता, उसको दंड देता। ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इफ़ क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसको हमको किस में बदलना है, सिंपल पास्ट में। तो कैसे होगा, इफ़ आई वेयर द प्रिंसिपल। अब देखिए जो वेयर है ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जहाँ पे भी संभावनाओं की बात की जाती है
जैसे कि अगर मैं बहुत अमीर होता, अगर मेरे पास बहुत पैसे, तो वहाँ पे जो है हमको इज का यूज नहीं करना है, हमेशा किसका यूज करना है, वेयर का। ठीक है, मतलब कि वाज का यूज ना कर किसका, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। जैसे इफ़ ही वेयर, यहाँ पे भी देखिए वेयर का ही यूज किया गया, ही वुड बाई अ कार। तो यही बात मुझे समझानी थी। आगे बात करें तो आपको क्या देखना है, संभावना देखना है, प्रोबेबिलिटी देखना है प्रेजेंट में। रूल नंबर 13 क्या कहता है, रूल नंबर 13 ये कहता है कि जो पास्ट टेंस है मेन क्लॉज का, उसके बाद जो कंजक्शन जो है वो देन का यूज किया जाए। जैसे ही वर्ड फास्टर देन वी डू या वी डिड, तो यहाँ आप देखिए कंजंक्शन क्या आया है, देन आया है ना। तो वही बात है कि देन का यूज करना है। रूल नंबर 14 क्या कहता है, रूल नंबर 14 ये कहता है कि कोई भी अगर अनफुलफिल्ड कंडीशन है पास्ट का, और तो हम उस कंडीशन को एक्सप्रेस किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, किसमें, इफ क्लॉज में। और प्रेजेंट कंडीशनल टेंस का यूज करेंगे किसमें, मेन क्लॉज में। इफ़ यू वर्ड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ये गलत है। इसमें क्या बोला है कि पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे इफ क्लॉज को, कोई अनफुलफिल्ड, मतलब कि आप क्या हुए, आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं, और उसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम अच्छे से मेहनत किए होते तो तुम एग्जाम में पास हो जाते। तो आपने काम नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, तो अनफुलफिल्ड रह गया। तो उसी में बात की जा रही कि अगर कोई अनफुलफिल्ड टास्क है तो वहाँ पे जो इफ़ का जो क्लॉज है उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंपल पास्ट में था ये, इसको ये गलत है, और हमने किस में बदल दिया, हैड का यूज करके पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। ठीक है, यही बात मैं आपको बताना चाहता था। चलिए आगे बात करें। तो ये जो रूल नंबर 15 है ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही पार्ट है। यदि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो आप उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। बाकी मैं इसे बता देता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पे जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, ये डायरेक्ट टेंथ फॉर्म में लिखा हुआ, डायरेक्ट फॉर्म में। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही आस्क्ड मी, अब आर की जगह क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा इफ़ भी आ सकता है, या फिर वेदर का भी यूज कर सकते हैं, आई वॉज गोइंग देयर। ठीक है, चलिए। और ये किस तरीके से, आई आर यू गोइंग देयर, मतलब कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ये पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदला, इस सब के रूल हैं। तो आप उस सीरीज को जाके देखिएगा, उस क्लास को जाके देखिएगा, किस कौन वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। यदि आपको एक्टिव वॉइस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं। चलिए आगे बात करें। रूल नंबर 16 ये कहता है कि किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे जब कोई हमारा सेंटेंस WH या फिर जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड जैसे हु, वाई, हाउ, वेयर से शुरू होता है, कोई इनडायरेक्ट स्पीच का, सॉरी मतलब कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि ही आस्क्ड मी दैट हु वाज माय फ्रेंड। तो देखिए डैट मतलब कि कंजंक्शन जो है इसका यूज नहीं करना है, सीधे सीधे हमको लिखना ही आस्क्ड मी हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ये सही है। ठीक है, इसका यूज नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। यदि आप चाहते हैं कोई और क्लासेस मैं शुरू करूँ, तो जैसे कि मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको इस क्लास की PDF मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड।